नमस्कार। फंजाई के बाद अब आते हैं हम बैक्टीरिया। आपकी नेक्स्ट यूनिट है। इस यूनिट में बैक्टीरिया बैक्टीरिया में आपको जनरल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या है और इसकी खोज कैसे हुई, किन किन साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया इसकी खोज में। तो सर्वप्रथम बैक्टीरिया जो है वो एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। इनकी खोज सर्वप्रथम एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में स्वयं के द्वारा माइक्रोस्कोप के द्वारा जल, लार और दांत के खुरचे हुए मेल को देखकर की थी। मतलब पानी में, लार में और दांतों से जो जम जाती है दांतों पर जो लेयर, उसको खुरच के और माइक्रोस्कोप के अंदर देख के, और उन्होंने कि ये छोटे छोटे से जो है ये कुछ जीव होते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप बनाया था, सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो लीवेनहॉक को छोटे छोटे जो जीव दिखाई दिए उसको उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूली। इसकी खोज के लिए लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। हैरनबर्ग 1829 में सूक्ष्म जीवों का नामकरण, उन्होंने जो सूक्ष्म जीव उन लीवेनहॉक के द्वारा देखे गए थे, उन्हीं सूक्ष्म जीवों का नाम उन्होंने जीवाणु, बैक्टीरिया के रूप में किया। बैक्टीरिया का शाब्दिक अर्थ है स्मॉल स्टिक, यानी कि छोटी छड़। नागिली ने 1857 में जीवाणुओं को पादप जगत के वर्ग साइजोमाइसीटीज के अंतर्गत रखा। जीवाणुओं की प्रकृति एवं उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लुईस पॉस्चर ने 1864 में प्रदान की गई। उन्होंने फर्मेंटेशन और डीके जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करके यह बताया कि ये प्रक्रियाएं जो हैं ये जीवाणुओं के द्वारा संचालित होती हैं, और इसके अलावा न्यूमोनिया, हाइड्रोफोबिया जैसे अनोग रोगों का जो संक्रमण है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। पॉस्चर द्वारा स्वतः जनन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, को गलत साबित किया और जीवों के विभिन्न रोगों की उत्पत्ति के लिए जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट कोच ने जो कोच पॉस्ट्यूल्स चलते हैं, वो कोच ने 1876 में एंथ्रेक्स, हैजा और ट्यूबरकुलोसिस नामक रोगों को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को पृथक्करण करके कृत्रिम माध्यम पर उनका संवर्धन किया। कोहन ने 1872 में जीवाणुओं में सर्वप्रथम सेल वॉल की उपस्थिति के विषय में जानकारी दी, और इसी आधार पर जीवाणुओं को, क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जाती है और प्लांट सेल में भी सेल वॉल पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो इस सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर ही जब जैसे ही उन्होंने ये जानकारी दी कि सेल वॉल उपस्थित होती है जीवाणुओं में, तो उसके आधार पर ही इनको पादप जगत में रखा गया है। ब्यूरिल 1878 में उन्होंने बताया कि जीवाणुओं द्वारा पादपों में भी रोग, पहले यही जानकारी थी कि एनिमल्स में ही रोग उत्पन्न होते हैं, और बाद में ये जानकारी हुई कि प्लांट्स में भी इनके द्वारा कई रोग उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं हम जीवाणुओं के सामान्य लक्षण कि सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, किस तरह के हैं। तो सबसे पहले इनके हैबिट की ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात भूमि में, जल में, वायु में, भोजन में, सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ये अत्यंत सरल और एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं के बाहर की ओर एक दृढ़ सेल वॉल पाई जाती है जो कि म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। इनमें सेल्यूलोज का अभाव होता है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, थैलोफाइटा में, एल्गी में हम कहते हैं सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर सेल्यूलोज नहीं, म्यूकोपेप्टाइड नाम का एक केमिकल पाया जाता है जिससे इनकी सेल वॉल बनी होती है। अधिकांश जीवाणु हेटेरोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और हेटेरोट्रोपिक नेचर में ये मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु ऑटोट्रोपिक भी होते हैं।
इनमें वास्तविक जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें वास्तविक क्लोरोफिल का अभाव होता है, लेकिन इनमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इनकी सेल प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, अतः इसमें एक निश्चित न्यूक्लियस का अभाव होता है और इसके स्थान पर इसमें बिना केंद्रक झिल्ली की संरचना वाला न्यूक्लियोइड पाया जाता है। विभिन्न कोशिका अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का इसमें अभाव होता है। अब इनमें जो न्यूक्लियोइड पाया जाता है इनमें डीएनए होता है और इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में 70 राइबोसोम्स होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए होते हैं। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर इनफोल्डिंग्स दिखाई देती है और इन इनफोल्डिंग्स के द्वारा ये मीजोसोम्स बनाते हैं। ये मीजोसोम्स, अब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन की क्रिया, बायोलॉजिकल रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, मतलब एनर्जी फॉर्मेशन। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, तो ये मीजोसोम्स के द्वारा यहाँ पर जो मीजोसोम्स पाए जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स के रूप में, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं। इनमें जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ये इनफोल्डिंग्स पाए जा रहे हैं जो मीजोसोम्स है, और ये मीजोसोम्स ही इन रेस्पिरेटरी एंजाइम की उपस्थिति से ही ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं। एकल डीएनए गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है और यह सर्कुलर होता है। एकल डीएनए होने के कारण जीवाणु कोशिका हैप्लॉइड अगुणित होती है। प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और वो थाइलाकोइड्स के समान स्ट्रिप्स में पट्टियों में उपस्थित होता है। जो इनफोल्डेड जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं, मतलब जो थाइलाकोइड्स है ये भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में स्थित होता है, इन्वॉल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं। इनमें जो अब आते हैं जनन की, जनन ये तो रचना हो गई। अब जनन किस प्रकार से होता है इनमें, तो सामान्यतः बैक्टीरिया बाइनरी फिशन मतलब विखंडन, पुटिका निर्माण, सिस्ट फॉर्मेशन, मोकुलन, बडिंग आदि के द्वारा इनमें कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जैसे कोनिडिया, चल बीजाणुओं का निर्माण करना एंडोस्पोर के द्वारा होता है। इनके अंदर जो वास्तविक लैंगिक जनन है उसका अभाव होता है। वास्तविक लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ जीवाणुओं में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो पाया जाता है वो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब संयुग्मन, पराक्रमण और रूपांतरण के रूप में इनके द्वारा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। कुछ जीवाणुओं में गतिशील जीवाणु होते हैं कुछ, तो उन गतिशील जीवाणुओं में मतलब वो गति करते रहते हैं, उनके अंदर गति के लिए फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं और इन फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेलिन नाम का एक प्रोटीन, इन फ्लैजेला की जो संरचना है वो फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन अणुओं की 8 समानांतर श्रृंखलाओं से निर्मित होती है। अब इनकी जो पादप विशेषताएं हैं बैक्टीरिया की, उनमें प्लांट से रिलेटेड क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो बैक्टीरिया सबसे पहले तो ये कि इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जो कि प्लांट सेल में भी सेल वॉल की उपस्थिति होती है। फिर स्वयंपोषी पौधों के समान जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो स्वयंपोषी पौधों के समान, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स के समान इनऑर्गेनिक पदार्थ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए उनको ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जिसकी उपस्थिति के कारण ये भोजन का निर्माण कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों का सॉल्युबल फॉर्म में ही अवशोषण होता है। फिर जीवाणुओं में अकार्बनिक नाइट्रोजन के सभी प्रकार के अकार्बनिक नाइट्रोजन से
सभी प्रकार के अमीनो एसिड बनाने का गुण भी पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में अमीनो एसिड बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, इनमें भी वह गुण पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम आवास कहाँ रहते। अब डिटेल में हम देखते हैं इनका आवास, इनकी संरचना, इनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले आते हैं हम आवास पे। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, जैसा कि हम पहले ही जनरल कैरेक्टर में देख चुके हैं। तो सॉइल, एयर, वाटर, भोजन, पादप, जंतु आदि में ये आदि स्थानों पर ये पाए जाते हैं। जीवाणुओं की लगभग 2000 से 3000 प्रजातियों की जानकारी अभी तक प्राप्त है। ये प्रायः उन सभी स्थानों पर मिलते हैं जहाँ ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध होता है। ये उच्चतम से न्यूनतम तापमान में भी उपस्थित रहते हैं, जैसे 78 डिग्री सेल्सियस से लेकर -190 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर भी ये उपस्थित रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। कुछ जीवाणु उबले हुए जल में, मतलब यदि हम पानी को उबाल भी लें तो भी कुछ जीवाणु वहाँ पर जल में से नष्ट नहीं होते हैं, उनमें तब भी पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु बर्फ़ में भी पाए जाते हैं, वहाँ भी जीवित रहते हैं। ये हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर और भूमि में 16 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं। परंतु मतलब इतनी जगह पर तो ये पाए जा सकते हैं कि इतनी गहराई में, इतनी ऊंचाई में और इतने टेम्परेचर पर भी ये, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी ये पाए जाते हैं। लेकिन जो रेन वाटर है, वर्षा से जो जल प्राप्त होता है, वो डिस्टिल वाटर, आसूत जल और कुएं के गहरे जल में, क्योंकि कुएं का पानी हम लोग उपयोग में लेते हैं, जो गहरे कुएं होते हैं उनका पानी पीने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं गहरे कुएं का पानी कि उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। तो गहरे कुएं के गहरे जल में बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। उथला कुआं होगा, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होगा, यदि उसका पानी लेते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वर्षा का जल, आसूत जल, कुएं के गहरे पानी में और ज्वालामुखी की राख में बीजाणु नहीं मिलते हैं, मतलब इन जगहों पर ये नहीं पाए जाते हैं। ये तो हो गया इनका आवास। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन, किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है, और एक एक करके उसकी संरचना, जैसे सेल वॉल, फिर फ्लैजेला, साइटोप्लाज्म, मीजोसोम्स इत्यादि की संरचना एक के बाद एक देख। धन्यवाद।